सियासत में हर दिन एक नई कहानी के साथ आता है। कुछ दिन पहले तक बीजेपी की बी टीम कही जाने वाली बीएसपी के तेवर अब बदले बदले से नजर आ रहे हैं। कल समाजवादी पार्टी ने सड़क पर सदन लगाकर हंगामा किया था, जिसका आज मायावती ने समर्थन कर दिया है और बीजेपी को ही तानाशाही प्रवृत्ति का बताकर विरोध कुचलने की सरकारी धारणा को अति घातक करार दिया है। 2019 में अखिलेश के साथ गठबंधन करने वाली मायावती क्या एक बार फिर से नए सिरे से नए गठबंधन के लिए अखिलेश को इशारा कर रही हैं? क्या 2024 में बीजेपी के खिलाफ मायावती एक बार फिर अखिलेश के साथ जोड़ी बना सकती हैं? वहीं आज सदन में अखिलेश के सवालों का सीएम योगी ने उसी अंदाज में जवाब देकर यह साफ कर दिया कि उनके पास विपक्ष के हर सवाल का आंकड़ों के साथ जवाब है। आज सवाल करेंगे बुआ बबुआ पर। माया के तेवर एसपी पर नरम, बीजेपी पर गरम। बुआ का चिड़िया संदेश क्या समझेंगे अखिलेश? इसी पर डिबेट, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। योगी सरकार का कड़ा विरोध, अखिलेश से गठजोड़। बहुजन समाज पार्टी कभी भी अनुशासन में रह करके धरना प्रदर्शन भी करती है और वह बहुजन समाज पार्टी का हमेशा अगर धरना प्रदर्शन में भी बहुजन समाज पार्टी इस बात का ख्याल रखती है कि आम जन को कोई हमसे असुविधा न हो। हाथी की तैयारी, फिर साइकिल की सवारी। केवल ट्विटर पर विपक्ष की राजनीति करना या केवल मीडिया में बने रहने के लिए विवादित मुद्दों को छेड़ना, ये केवल विपक्षी नेताओं का काम रह गया है। जनता से उनका सरोकार नहीं है। जनता को वो भूल चुके हैं, जनता उन्हें भूल चुकी है। अखिलेश समझेंगे मायावती का इशारा। अगर बसपा ने 2022 में समाजवादी पार्टी का साथ दिया होता तो आज ये अधिनायकवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री नहीं होते। समाजवादी पार्टी के बीजेपी पर गंभीर आरोप। गवर्नमेंट की तवज्जो मुल्क के निजाम की तरफ नहीं है, मुल्क के सुधार की तरफ नहीं है, मुल्क की तरक्की की तरफ नहीं है, बल्कि उन्हें फिक्र 24 की है कि किसी सूरत से हम जीत कर फिर आ जाए। सदन में अखिलेश वर्सेस योगी। व्यवस्था में सुधार लाएंगे। अगर बजट की कमी हो तो शर्मिंदा ना हो, नेता सदन के पास जाएं, कुछ समझाएं, मनाएं, शायद बजट आपको मिल जाए। धन की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार के पास संसाधन भी बड़े हैं, राजस्व में भी वृद्धि हुई है। कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए भी राज्य सरकार ने पूरी मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को भी सुदृढ़ करने का प्रयास किया है। तो पहले अखिलेश ने बढ़ाया हाथ और अब क्या मायावती ने भी मांगा साथ? इसी पर करेंगे चर्चा और चर्चा के लिए पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए आलोक अवस्थी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मलूक नागर हैं सांसद बहुजन समाज पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोशनी जायसवाल कांग्रेस के नेता हमारे साथ हैं, सूर्य मैथिल राजनीतिक विश्लेषक हमारे बीच जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। इससे पहले विस्तार से चर्चा करें, सबसे पहले आप सभी के ओपनिंग रिमार्क्स 30 सेकंड में। आलोक अवस्थी जी, सपा तो ये बात कहती रही है और आज बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ने भी कह दिया कि जानबूझकर आप जो जनता के मुद्दों पर विरोध करने के लिए विपक्षी पार्टियां उतरती हैं, उस पर दमन चक्र चलाते हैं, तानाशाही रवैया अपनाते हैं। देखिए, सरकार का काम है कानून व्यवस्था को चौकस रखना और जनता को कोई परेशानी ना हो उसकी व्यवस्था रखना। सरकार उसके अनुसार काम कर रही है और अगर कथनी करनी में भेद नहीं होता अखिलेश यादव जी की या मायावती जी की, तो क्यों नहीं दोबारा सत्ता में रिपीट हुए? अखिलेश यादव 2 चुनाव लगातार क्यों हार रहे हैं? मायावती जी लगातार 3 चुनाव क्यों हारी हैं? कारण यह है कि अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बनाया, जिसको जो मिला जोड़ा बटोरा और लेकर के अपना जो है अपना व्यापार चलाया। जो राजनीतिक दल जनता से नहीं जुड़ेंगे उनका हाथ इसी तरीके से होगा, वो कभी किसी से गठबंधन करेंगे, गठबंधन करेंगे। हमारा गठबंधन डायरेक्ट जनता से है और हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं। ठीक है आलोक जी, समय पूरा, फिर लौटेंगे आपके पास। रुक करते हैं आशुतोष वर्मा जी का, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे बीच में। आशुतोष वर्मा जी, आप लोग तो पहले से ही कह रहे थे कि बहन जी का आशीर्वाद चाहिए, उनका आशीर्वाद मिल जाए, और आज जिस तरीके से आप ही के सुर में लाती बसपा दिख रही है, क्या लग रहा है कि आप तो पहले से ही साथ मांग रहे थे, अब क्या बहन जी भी कुछ इशारा कर रही हैं? 30 सेकंड। देखिए, भारत की राजनीति में और खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस तरीके की बातें होती रहती हैं, लेकिन जब तक कोई चीज वास्तविक पटल में ना आ पाए तो उसके पहले
किसी प्रवक्ता को इसके बारे में बोलना कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। लेकिन एक बात बहुत साफ है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सरकार चलाना चाहती, जिस तरीके से संविधान को धज्जियां उड़ा के वो एक तानाशाही रवैये को अपनाना चाहती है, वो इस देश के लिए और इस प्रदेश के लिए बहुत हानिकारक है। और देर से सही अगर बहन जी को ये समझ में आ रहा है तो इनकी बातों का स्वागत है। समाजवादी पार्टी एक अकेली विपक्ष की तरीके से खड़ी है और जो इसमें साथ में आना चाहता है उसका भरपूर स्वागत करेंगे हम लोग। 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे आपके पास। रुख मलूक नागर जी का करते हैं, सांसद हैं बहुजन समाज पार्टी के। मलूक जी, 30 सेकंड में आपसे भी वही सवाल। सपा तो पहले से साथ मांग रही थी और अब क्या ये इशारा बहन जी की तरफ से किया गया है? देखिए, देश में अगर 370 ये जम्मू कश्मीर की बात होती है तो हम खुल करके बिल्कुल आगे आते हैं और हमेशा देश हित और जनहित में और दलितों के हित में हम काम करते हैं। 370 पे अगर हम समर्थन करते हैं, लोग कहते हैं बीजेपी की तरफ भाग लिए। अगर हम कहीं मुसलमानों की या दलितों की बात करते हैं तो लोग कहते हैं समाजवादी की तरफ भाग लिए। मुझे नहीं पता आप लोग किस विचारधारा को सुनते हैं, क्या सोचते हैं, कैसी बहस पर टेलीविजन में आ जाते हैं और 1 मिनट में ऐसे ऐसे शब्दों का बबुआ बुआ क्या क्या करने लगते हैं, मुझे नहीं पता। पर हमेशा हम देश हित और दलित हित में काम करेंगे। समय पूरा, जहां भी दलितों 30 सेकंड पूरे मलूक जी, लौटेंगे आपके पास। जी जी, विस्तार से आगे आपकी हम बात सुनेंगे, लेकिन फिलहाल ओपनिंग रिमार्क्स का वक्त पूरा। रोशनी जायसवाल है, नेता कांग्रेस, हमारे बीच में। रोशनी जी, अभी अभी सपा प्रवक्ता ने कहा कि बिल्कुल बतौर विपक्षी दल जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, स्वागत है। हम राष्ट्र हित में मुद्दे उठाते रहेंगे, जनता से जुड़े मुद्दों की बात करते रहेंगे। अब बहन जी ने जिस प्रकार बीजेपी का विरोध किया और एक तरीके से सपा का जो प्रदर्शन था उसको कह लीजिए कि अपने शब्दों में एक तरह से उसका समर्थन करती हुई वो नजर आई। कांग्रेस की क्या परिस्थिति? आप तो लग रहा है यूपी चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़कर ही नहीं देखा आपने। 30 सेकंड। देखिए, बात करें अगर कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस पार्टी ही इकलौती विपक्ष पार्टी है जो जनता के हित के लिए सोचती है और जनता के मुद्दों पर संघर्ष करती है सड़कों पर। और कांग्रेस के ही कार्यकर्ता सबसे ज्यादा जेल गए हैं, सबसे ज्यादा मुकदमे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर ही हुए हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे पूरा देश हो। और भारतीय जनता पार्टी जनता के लोकतांत्रिक अधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रही है। जिस तरह से तानाशाही रवैया अपनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, उस तरह से धीरे धीरे वो लोग विपक्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ही वो पार्टी है जो समय पूरा 2024 में अपनी सरकार आएंगे आपके पास, फिर आएंगे। रुक कर लेते हैं सूर्य मैथिल का, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। सूर्य मैथिल जी, कैसे इसका आप आकलन करेंगे कि क्या बुआ के तेवर बीजेपी पर सख्त और एसपी पर नरम हो गए हैं? 30 सेकंड। धन्यवाद आस्था जी। पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को भारत माता की जय, वंदे मातरम। देखिए आस्था जी, ये तो सदैव होता रहा है। 2014 में भी हुआ, 2017 में हुआ, 2019 में हुआ, 2022 में हुआ। ये लोग सभी भ्रष्टाचारी इकट्ठे होकर केवल और केवल डबल इंजन की सरकार को, जो कि इस प्रदेश और देश से भ्रष्टाचार और गुंडाराज को हटाना चाहती है, उसका विरोध करने के लिए एक होते हैं। लेकिन मैं तो पूछना चाहता हूं, दलित की बात कर रहे हैं, वहां जब लखीमपुर के अंदर 2 बच्चियों का जो बलात्कार हुआ, उसके ऊपर मायावती जी ने कोई प्रश्न उठाया? ठीक है सूर्य मैथिल जी, 30 सेकंड पूरे, लौटेंगे आपके पास। लेकिन यहाँ आपने दलितों का मुद्दा उठाया और चलिए अब विस्तार से चर्चा की शुरुआत करते हैं, डिबेट ओपन करते हैं। और सवाल सबसे पहले आशुतोष वर्मा जी आपसे यही कि आप अभी तक बहन जी को या बहुजन समाज पार्टी को बीजेपी की बी टीम कहकर पुकारते थे और कहते थे कि गाहे बगाहे बीजेपी के मुद्दों का समर्थन जो है वो करती रहती है बसपा, दिल्ली से लिखी हुई स्क्रिप्ट पढ़ती है बसपा। लेकिन अब जो प्रदर्शन आप लोगों ने किया विधानसभा के बाहर, एक तरीके से नरम स्वर बहन जी के और बसपा के नजर आए हैं, तो एक बार फिर से अटकलें लग रही हैं कि क्या कुछ नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या फिर से 2019 से पहले जो गठबंधन हुआ था अब 2024 से पहले भी कुछ ऐसा हो सकता है क्या? देखिए, ऐसा है कि पत्रकार किस तरीके से किस चीज का विश्लेषण करते हैं ये उनकी अपनी चीज है। आज ही ममता जी ने बोला कि जितने भी सीबीआई और ईडी की केसेस हैं वो नरेंद्र मोदी के इशारे पे नहीं होते हैं, तो क्या हम इसका ये मान लें कि वो हमारे विरोध में हैं? देखिए, राजनीतिक दलों के अपने अपने वक्तव्य होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं, लेकिन जब एक कोई पार्टी तानाशाही रवैये में आ जाए तो उसको आंख बंद करके कोई नहीं सह सकता। चाहे भारतीय जनता पार्टी के नेता दबे जुबान से कह रहे हैं, कल अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से पैदल मार्च निकाला कि भाई हम अपने कार्यालय से विधानसभा तक अपने सारे विधायकों के साथ पैदल चलेंगे, क्या परेशानी है आपको?
क्यों आप सिक्योरिटी दे रहे हैं, क्यों जबरदस्ती घेरा लगा रहे हैं, नहीं, लेकिन क्यों आप आशुतोष जनता जी, के बीच हमको नहीं वो जाने दे रहे तस्वीरें हैं। आपने भी तो देखी देखिए, होंगी, मेरी वो बात सुनिए, मेरी तस्वीरें बात वो सुनिए, जनता में देखी। नहीं, मैं आपको सिर्फ करेक्ट मेरी इसलिए बात- कर रही हूँ, मैं करेक्ट मेरी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने कहा कि हम अपने विधायकों के साथ पैदल जा रहे थे, लेकिन वहां तो 300-400 से ज्यादा की भीड़ थी। आशुतोष जी, क्या वो सभी सपा के विधायक थे? अब मेरी बात सुनिए, हाँ। अगर ये घोषणा पहले से थी तो पुलिस को इसका इंतजाम करना चाहिए था। वो क्यों रास्ता जाम होने दे रही है? हम नहीं, तो नहीं पुलिस किसी तो से कह आपको रहे हैं। हटा अगर रही थी ना अखिलेश वहां जी की से, इतनी- आप उसके बाद धरने पर बैठ गए। देखिए, एक मिनट सुनिए, अगर आप मुझसे लगातार टोकती रहेंगी तो मैं आपकी बात नहीं नहीं कर नहीं, पाऊंगा। अगर आप मैं moderator हैं तो सिर्फ moderate करने दीजिए। करेक्ट कर रही हूँ आपको। तो आप करेक्ट कर लीजिए बाद में ना, पूरा बात पूरी होने दीजिए। ठीक है, 20 करेक्ट, सेकंड दूसरे लोगों की खत्म करिएगा, मैं कीजिए, देखता 20 हूं। सेकंड खत्म कीजिए। अगर अखिलेश यादव की इतनी लोकप्रियता है कि पूरा हुजूम चल रहा है, तो इसके लिए वो क्या कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष पैदल जाना चाहता है तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है? तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि वो नहीं चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव बनाया है कि अखिलेश यादव एसी में रहते हैं, किसी कमरे में रहते हैं, वो कहीं असलियत ना पता चल जाए। भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है और पूरे मैं आंकड़ों के साथ बता सकता हूं कि 2024 का रास्ता अब इनके लिए आसान नहीं है। इनका असली चेहरा देश को दिख गया है, किस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, नारी उत्पीड़न पूरे देश में चल रहा है। ठीक है आशुतोष जी, बात आ गई आपकी। आलोक अवस्थी अब इसका जवाब देंगे। आ गई बात आपकी आशुतोष जी, आलोक अवस्थी इसका जवाब देंगे। आलोक जी, विधानसभा के बाहर जो समाजवादी पार्टी धरने पर बैठी तो उसका कहना है कि आपकी गलती है। जब आपको पता था, आप पहले से डिक्लेयर है कि हम इस तरह पैदल मार्च निकालेंगे, तो पुलिस ने क्यों नहीं रोका? और दूसरा ये कि विधानसभा के भीतर भी आज वॉकआउट हुआ और उसके बाद वेल में जाकर बैठ गए सपा के विधायक। आस्था जी, लोकतंत्र में विरोध करने का हर दल को अधिकार है। समाजवादी पार्टी अगर विधानसभा के अंदर जो है करती है तो इसका अधिकार है, लेकिन सड़क जनता के लिए है, बच्चों के स्कूल जाने के लिए है, कर्मचारियों के दफ्तर जाने के लिए है, महिलाओं को अपने घर का सामान लेने जाने के लिए है। उन्हें कष्ट क्यों देना है? आदरणीय उच्च न्यायालय के निर्देश हैं कि विधानसभा के आसपास के इलाकों में कोई प्रदर्शन नहीं होगा। तो आप जानबूझ करके अराजकता फैलाना क्यों चाहते हैं? विरोध करना है तो आप विधानसभा में सवाल उठाइए, आपका मंच है, वहां पर रिकॉर्ड भी होता है और उसका लाइव प्रसारण भी होता है, दिखाइए। लेकिन समाजवादी पार्टी का इतिहास रहा है गुंडागर्दी करना, अराजकता फैलाना, और वो उसी के जानी जाती है। रही बात 2024 के इलेक्शन की, तो मेरा इतना ही कहना है आस्था जी कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होना है, एक राज्य के मुख्यमंत्री का नहीं है। जो अखिलेश यादव और जो हमारी बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने 4 आचरण प्रस्तुत किया है। प्रदेश को लूटने के अलावा और तुष्टीकरण के अलावा उन्होंने क्या राजनीति करी है? क्या कारण है कि आप बराबर हर चुनाव में हार रहे हैं? जनता बहुत होशियार है, जनता देखती है कि कौन नेता उनके बीच में खड़ा है और कौन डिलीवरी दे रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की सीमाएं सुरक्षित करी हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने विश्व में देश का नाम ऊंचा किया है। आज प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के घर में जो है राशन पहुंचाया है, उनके घर का मालिक बनाया है। लगातार जो व्यक्ति जनता के बीच में 24/7 काम कर रहा है, उसको जनता उसी को चुनती आ रही है। और जो पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है अखिलेश यादव जी जैसे, जो चुनाव के पहले जागृत होते हैं, उनके लिए कोई नो वैकेंसी का बोर्ड लगा हुआ है। ठीक है। आशुतोष जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आशुतोष जी 10 सेकंड बात पूरी कीजिए, फिर मलूक नागर जवाब देंगे, क्योंकि बसपा पर भी आरोप लगाया गया है। देखिए, सन 1980 से जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है, 2014 मतलब मोटे मोटे 34 सालों के बाद पहली बार लगातार हर साल लोकसभा चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी मुंह की खाती रहती है। और तब उसको याद नहीं आ रही थी, तब वो एसी कमरे से नहीं निकल पा रहे थे। कहीं लगे हाथ 2 बार सरकार क्या बना ली, इनको लगता है कि देश में यही राज कर रहे हैं। पिछले 30 सालों से जो समाजवादी पार्टी यहाँ पे लगातार 4 मुख्यमंत्री दे चुकी है, बात तो वर्तमान पर ही होती है ना, बात तो सिर्फ वर्तमान पर ही होगी ना। बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के पास अभी सवाल ये इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो जानती है कि पहली बार जब हम लोग हारे थे, उसके बाद से जब 7 आए तो 15 सीट जीते। अब आ जाएंगे तो 55 सीट हो जाएगी। उनका नेता जो है वो जो है जीते और शेर में अंतर नहीं कर पा रहा है। ऑस्ट्रेलिया रिटर्न उनका नेता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सफेद हवाइयां हो रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये जनता के बीच में हमारी पोल क्यों खोल रहे हैं? गुजरात का आदमी आके शेर के अंदर और वो प्रदेश की राजनीति में क्या करेगा? यहाँ पर क्या महलों में रहना, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चढ़ना और जो है ऐश परस्ती में रहना, उस नेता को जनता नहीं चुनती है।
जनता चुनती है उसको जो उसके साथ में खड़ा होता है। ठीक है, आलोक अवस्थी की बात आ गई। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। आशुतोष वर्मा और आलोक अवस्थी, आप दोनों शांत हो जाइए। मलूक नागर भी हमारे बीच में, आप रुक जाइए। एक व्यापारी यहाँ पर प्रधानमंत्री बनने की कोशिश रुक जाइए, कोशिश नहीं करता है वो, 2 बार से देश के प्रधानमंत्री है, देश के प्रधानमंत्री है 2 बार से। शांत हो जाइए आप, शांत हो जाइए। 2024 की बात हो रही है। हर राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष को ये अधिकार है राजनीति। 1 मिनट, क्या कर रहे हैं आप? ये यहाँ का म्याऊ म्याऊ की जगह है। आप परिपक्व नेता हैं, सवालों का जवाब दीजिए, विषय पर रहिए। कर रहा है, उसको ध्यान ठीक सुननी है, आपके हर राजनीतिज्ञ के पॉलिटिकल एम्बिशंस हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन बात विषयों पर करनी होगी, जनता से जुड़ी करनी होगी। आप इस तरह चीता बिल्ली में मत जाइए। मलूक नागर जी, यहाँ पर बसपा पर आरोप लग रहा है भाजपा की तरफ से कि कुछ राजनीतिक पार्टियां, कुछ दल ऐसे हैं कि वो पल भर में कभी इस तरफ जाते हैं, कभी उस तरफ जाते हैं, अपनी लाइन लेंथ क्लियर नहीं करते, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स, एसी पॉलिटिक्स करते हैं और चुनाव से एन मौके पहले जमीन पर आते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जनता हर बार उनको हरा देती है। आस्था जी बोलने दो जरा प्लीज। ये अगर हम देश हित में 370 और कश्मीर को, वहां दलितों को और पिछड़ों को अगर हम वहां सपोर्ट करते हैं, जो उनका हक नहीं मिला, जिनमें मुसलमान गुजर भी हैं 29.4% और बाकी सारे दलित और पिछड़े, उनकी बात करते हैं, तो समाजवादी वाले प्रवक्ता जो बैठे हैं कहते हैं तो बीजेपी की भी टीम है। और अगर हम दलितों की और दलितों पे देश में अत्याचार हो और उत्तर प्रदेश में अत्याचार हो और मुसलमानों को उनका हक ना मिले, उनकी बात हम करते हैं तो बीजेपी को लगता है कि हम तो समाजवादी के साथ मिल रहे हैं। ये अभी 15 दिन पहले जो हमारे साथी बीजेपी के प्रवक्ता हैं वो हमारे लिए क्या बोल रहे थे और आज क्या बोल रहे हैं। हमें तो लगता है कि एक कोई सा ये चाहता है हमारे साथ रहें, दूसरा ये चाहता है हमारे साथ में रहें, और जब देश हित में और गरीब हित में, दलित हित में, मुसलमानों के हित में जब हम बात करते हैं तो दोनों को दर्द होता है, दोनों को चीस उठती है। ठीक है मलूक नागर जी, नहीं हम अलग, हमारी आइडियोलॉजी है, हम अलग आइडियोलॉजी है। आप हर बार यही बात कहते हैं मलूक नागर जी, बात ये है, बसपा हर बार यही बात कहती है, हर बार यही बात कहती है कि हमारी पार्टी है, हम अपने दम पे मैदान में उतरेंगे, लेकिन चुनाव से एन पहले ही आपके जो तमाम रैलीज हैं या फिर जो भाषण है वो शुरू होते हैं। जमीन पर चुनाव से कुछ महीने पहले जो राजनीतिक दल पसीना बहाते हैं उसमें बसपा नजर नहीं आ रही है। पूर्व में कई चुनाव आप उठाकर देख लीजिए, चाहे 2019 का लोकसभा चुनाव, 2017 का यूपी विधानसभा चुनाव हो और यही 2022 में हुआ है। मैं लौटूंगी आपके पास। सूर्य मैथिल कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले सूर्य मैथिल। देखिए आस्था जी, यहां पर चाहे समाजवादी पार्टी ले लीजिए और चाहे बसपा ले लीजिए, दोनों ही एक ही बात बोल रहे हैं कि 2024 के अंदर हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पे पहुंचने नहीं देंगे दोबारा से। अरे भैया, ये होते कौन है कि वो माननीय प्रधानमंत्री जी के विषय में बात करें? इस देश के 135 करोड़ जनता के हृदय में प्रधानमंत्री जी बसे हुए हैं। और दूसरी बात में, बसपा के जो सांसद बैठे हैं यहां पर, जो कि केवल जातिवादी राजनीति करते हैं, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि मेरे मित्र एक बात का उत्तर दीजिए। आप जिस दलित समाज की बार बार बात कर रहे हैं, आपने अभी लखीमपुर खीरी के अंदर जो बलात्कार हुआ मेरी 2 बहनों का, नाबालिग दलित बहनों का, उसके विषय पे आपने क्या आंदोलन किया? दूसरी बात, आप बार बार मुसलमानों की बात कर रहे हैं ना, आपने इसलिए वहां आंदोलन नहीं किया क्योंकि वहां पे जिनका ना जो अभियुक्त हैं उनका नाम है जुनैद, सुहेल, हफीजुद्दीन, करीमुद्दीन, आरिफ, इसलिए आपने वहां पे ठीक है, जवाब देंगे। आप कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने कितनी बार कश्मीर के लिए आंदोलन किया? सूर्य मैथिल, 2 मुद्दे आपने उठाए, रुक जाइए सूर्य मैथिल, एक एक करके। किसने हटाई? प्रधानमंत्री। ठीक है, तो उसमें समर्थन दिया ना बसपा ने, लेकिन आपने 2 विशेष मुद्दे उठाए, उस पर जवाब देंगे मलूक नागर। बोले मलूक नागर जी। आ रही हूं रोशनी आपके पास, एक बार मलूक नागर उत्तर दें। दोनों जो दलित बच्चियों की बात है, कुमारी बहन मायावती जी ने अभी आपके टेलीविजन पर दिखा रहे थे कि 16/9 को ये बहन जी ने कहा, और वो वहीं से शुरुआत हुई है जिसे आप आज गलत शब्दों से अखिलेश जी को और कुमारी बहन मायावती जी को जो अंकित कर रहे हैं, वो मुद्दा हमने उठाया था।
और जहां हमारे साथी बैठे हैं ये राजनीतिक विश्लेषण लिख देते हैं और आकर के कुछ का कुछ बोलते हैं। जम्मू कश्मीर के बारे में हमने इतने मुद्दे उठाए हैं भारत की पार्लियामेंट में कि वहां बीजेपी को भी मुसलमान गुजर एमपी बनाना पड़ा है। 496 मेरे पार्टिसिपेशन है पार्लियामेंट में, हमेशा पार्लियामेंट में नंबर 1 और नंबर 2 रहता हूं मैं। ये बैठ जाते हैं आगे टेलीविजन पे, पता कुछ होता नहीं है बेचारों को, कुछ का कुछ बोलते रहते हैं, इनकी कोई हैसियत नहीं होती, राजनीतिक विश्लेषण लिख के कुछ भी बोलते रहते हैं। ठीक है मलूक नागर जी, शांत हो जाइए। रोशनी जायसवाल पे मेरी हैसियत बता रहे हैं ये आस्था जी, आपके चैनल पे मेरी हैसियत बता रहे हैं। नहीं, शब्दों को ध्यान से इस्तेमाल करिए, विरोध करिए एक दूसरे का, लेकिन शब्दों का ध्यान रखिए। रोशनी जी, भाजपा की प्रवक्ता अभी शेर और चीता में फर्क बता रहे थे, तो जिस समय अभी हमारी गौ माता हजारों की तादाद में वायरस की चपेट में आ रही है और इतने खतरनाक बीमारी से जूझ रही है, वहां पे चीता और शेर में फर्क और चीते की बातें होनी चाहिए हमारे देश में। मुझे तो नहीं लगता कि बात सारी होनी चाहिए रोशनी, बात सारी होनी चाहिए रोशनी, हर बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि चीते की बात होगी तो गाय पर किसी का ध्यान नहीं रहेगा, सारी बातें साथ में होनी चाहिए। चुनाव में यूज कर सरकार का काम है ये, और आप सवाल पूछ रही हैं तो पूछिए सवाल। गौ माता के नाम पर वोट बटोरे गए, उस गौ माता पे कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है भाजपा का नेता ना भाजपा का प्रवक्ता, लेकिन चीता और शेर पे बात करने के लिए ये सब तैयार है। बेरोजगारी के लिए इनके मुंह से ब नहीं निकलता है, महंगाई का माँ इनके मुंह से नहीं निकलता है, लेकिन ठीक है आलोक अवस्थी जवाब दे रहे हैं। हिंदू मुस्लिम की इनसे बात करने के लिए कह दीजिए शेर और हिंदू चीता मुस्लिम करने में कोई पीछे नहीं है, कोई पीछे नहीं है रोशनी जी हिंदू मुस्लिम करने में। मैं हर पार्टी के हर नेता का बयान उठा के दिखा दूं तो उसमें कोई पीछे नहीं है, बस बात यही है शुरू कौन करता है। बोलिए आलोक अवस्थी जवाब दीजिए, आपस में मत लड़िए, आलोक अवस्थी जवाब दीजिए। समय क्या बात करनी चाहिए मेरा स्पष्ट रूप से कहना है, देश अपरिपक्व नेता को नहीं चाहता है, देश चाहता है कि उसका नेता जो है देश को हर जगह आगे रखे, देश की जनता के साथ हो, चाहे वो कोरोना का काल रहा हो। हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरी वैक्सीन फ्री दी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के घर में लगातार राशन पहुंचाया है। हमारे प्रधानमंत्री जी कभी लीटर और सॉलिड में कभी किलो में अंतर नहीं करते, हमारे प्रधानमंत्री जी कभी चीता और शेर के में अंतर नहीं करते। तो ये जो नेता है राहुल गांधी जी और श्रीमान अखिलेश यादव जी, एक एक करके बोलिए। नॉलेज उनको पहले होना चाहिए देश का क्या रूप है, देश कैसा है। ये आतंकवाद के समर्थन में खड़े होते हैं, ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। अच्छा ठीक है, पाकिस्तान छोड़िए, यहीं आ जाइए, छोड़िए पाकिस्तान छोड़िए, चाइना पाकिस्तान की बात नहीं होगी, भारत की बात होगी। ठीक है, विषय को मत भटकाइए, शांत हो जाइए, विषय को मत भटकाइए। आशुतोष वर्मा हमारे बीच में। आशुतोष जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेरा एक प्रश्न, सवाल ये है कि जब सदन चल रहा है, सेशन में है, तो आप लोग सड़क पर मार्च कर रहे हैं, जब चर्चा का वक्त होता है आपने वॉकआउट कर दिया, और जब सदन खाली हो गया तो आप सब जाकर वेल में बैठ गए खाली हॉल में। तो ये किस प्रकार का विरोध है? और आरोप लगाया जा रहा है कि आप लोग माहौल खड़ा कर रहे हैं क्या? देखिए आस्था जी, जिस तरीके की चर्चा हो रही, कोई इस तरह की चर्चा देखने के लिए तैयार नहीं है, ना किसी को खुश है। मुझे लगता है कि आलोक अवस्थी भी बहुत तार्किक है, बाकी तो एक प्रवक्ता इन्होंने नाम बैठा रखा है, लेकिन कम से कम तार्किक चर्चा करें तो लोग सुनेंगे भी। महाबहस एक अच्छा टाइम है, इस पर लोग सुनते हैं। अब मैं तार्किक रूप से बताना चाहता हूं कि 2024 में आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति है। देखिए, इस देश के 28 राज्यों में और 8 केंद्र शासित राज्यों में, मतलब टोटल 36 राज्यों में मात्र 7 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार बना पाई है। मात्र 7, ध्यान रखिएगा 7। 2 सरकार ऐसी हैं, महाराष्ट्र और एमपी, जहां पे वो तोड़ फोड़ करके बैकडोर की एंट्री करती है, 9 हुए। बाकी 7 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी या तो 0 सीट पे है या नगण्य सीट पे है, और वहां पे उसकी सपोर्टिंग पार्टी, जैसे नागालैंड में 0 सीट पे है, एनपीपी वहां पे सरकार बना रही है, और यहां पे इसका स्ट्राइक रेट है 76%। लेकिन बाकी के 20 राज्यों में स्थिति अत्यंत दयनीय है, जहां पे स्ट्राइक रेट है 36%। किसी भी राज्य में, राज्य के इलेक्शनों में 25 से 30% के ऊपर कहीं किसी को वोट नहीं मिलता है। इस बार 36% भारतीय जनता पार्टी, 37% भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इसका मतलब 63% वोट इस भारत की जनता में मोदी विरोध में है, और ये 2019 था और अब 2024 है। बस इतना अगर आपके दर्शकों को समझ में आ जाए, आपको समझ में आ जाए
नहीं, तो आशुतोष सावधानी जी, से बात करें, तब आगे बात करते हैं। आपने वोट परसेंटेज के माध्यम से बताया कि इतने परसेंट वोट जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ पड़ा, लेकिन सवाल यहाँ तो ये भी है ना कि विपक्ष एकजुट है भी या नहीं। सबके अपने अपने प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, सबकी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। बहुत अच्छी बात वो है। ऐसा एक दल कौन सा होगा जिसके छत्र तले सारे छत्र पाने को मैं तैयार हो जाएंगे? विपक्ष का एकजुट है। देखिए 2019 में भी तो आपने महागठबंधन बनवाया था। आस्था जी पूरी बात जवाब सुन लीजिए। मुझे नहीं पता कि कितने लोग कितना इतिहास जानते हैं, क्या जानते हैं। जब कांग्रेस की सरकार चल रही थी 2000, आलोक जी आप बताइए, आप सीनियर आदमी, इसको बताइए। जब इमरजेंसी के बाद जब पहली बार सरकार आई तब 14 पार्टियां मिलके छोटी मोटी मिला के पार्टी बनी थी। तब भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के साथ में, हमारे साथ जनता दल की में जनता पार्टी की थी। तब भी तो ये बात थी। सरकार गिरी, सरकार चली, मुख्यमंत्री मोरारजी देसाई बने, चौधरी चरण सिंह बने। में इतना पीछे जाने की जरूरत है? आप 2019 के उदाहरण से, आप 2019 के उदाहरण से क्यों नहीं सीख रहे? इतिहास से नहीं सीखेगा। 2019 ज्यादा करीब है। 2014 में 2019 ज्यादा करीब है। ओहो, ये तो वही अपनी ढपली आप बचाना चाहते नहीं, हैं। अपनी ढपली नहीं, हिंदुस्तान और मैं आपको बता रही हूँ कि विपक्ष ने एक बड़ा गठबंधन 2019 में भी बनाया था। लगभग वही दल है, वही चेहरे हैं, नहीं और वही आंकड़ा है जो आप रख रहे हैं। आप नहीं, आपकी राजनीतिक थोड़ी त्रुटियां हैं, इसको सही कीजिए। विपक्ष का कोई गठबंधन 2019 का नहीं था। आप समझ नहीं पा रहे हैं। हमारी राजनीतिक त्रुटियां हैं, हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन जनता जो जनादेश दे रही है, आप उसको देखकर भी अनदेखा कर रहे हैं। बहरहाल आलोक अवस्थी जी जवाब दीजिए। ठीक है, आपने सवाल उठाया है, ठीक है, आपने सवाल उठाया, मैं लिए चलती हूँ आलोक अवस्थी के पास। आलोक अवस्थी जी, नहीं, सवाल आपका आ गया, सवाल आ गया। आखिर 3 मिनट चल रहे हैं। मुझे मेरी बात सुन लीजिए आपके चैनल पे। नहीं आलोक जी, आशुतोष जी आपने बात ऐसा नहीं हो सकता ना कि सिर्फ आप ही बोले, और भी 6 पैनलिस्ट हैं मेरे पास। बात सुन लीजिए आशुतोष जी, आपने अपनी बात कह ली है। आलोक जी अनइंटरप्टेड, मुझे अच्छा लगेगा कि एक बार अनइंटरप्टेड। जी का न्यूज़ 18 का कोई आस्था जी, मेरा मेरा आस्था जी साफ चुनाव आपको जब देश में चुनाव होता है, आम चुनाव भाजपा से लड़ना है, इसीलिए भाजपा चुनाव लड़ते हैं। 18 उतना ही देखती है जितना उसको ऑर्डर है। आपका आस्था जी हो सकता है। आस्था जी देखिए, अभी सभ्यता भूल गए। अभी आशुतोष वर्मा जी सभ्यता का लेक्चर दे रहे थे, अब सभ्यता भूल गए कि दूसरे पार्टी के प्रवक्ता को समय दिया गया तो उसको बोलने देना चाहिए। देश में जब चुनाव होता है, से बात करता हूँ, देश में चुनाव होता है, सभी दल चुनाव लड़ते हैं, हर आदमी अपना नेता प्रोजेक्ट करता है। जबरदस्ती आशुतोष जी को बताना पड़ेगा कि आशुतोष जी आप एक प्रदेश की पार्टी हैं और आपके बाद 2 मिनट सुनी गई है। आप कम से कम जो सवाल उठाए उसका जवाब भी तो सुनिए ना, गलत तरीका है। आपका बसपा से गठबंधन नहीं होता, अगर आस्था जी में बात करने दीजिए। बोलिए। देखिए, अगर इनका मायावती जी के साथ गठबंधन नहीं होता तो ये 5 सीटें जो जीते ये भी नहीं जीत पाते। ये पूरे देश की बात कर रहे हैं। पूरे देश में पार्टी 2 ही है, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। आशुतोष वर्मा जी कहां पे खड़े होते हैं एक यूपी के अलावा? और रही बात, इन्होंने कही कि हमारे को 40% वोट मिला है, बाकी हमारे खिलाफ वोट मिला है। अरे भाई, आप सब पार्टियां मिलकर लड़ती हैं चुनाव, सब आपका वोट परसेंट कितना है देश के अंदर? 5 से 7% वोट आपको मिला होगा मुश्किल से, और आप बात कर रहे हैं 42-45% पाने वाली पार्टी से। तो निश्चित रूप से आपके नेता में जो है खोट है, उसको जनता का भरोसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी लगातार अपने दम पे पूरी बहुमत सरकार लेकर के आए हैं, गठबंधन के सहयोगों को लेकर के चले हैं, और पहली बार से अधिक वोट सीट लेकर के आए, पहले से अधिक वोट लेकर के आए। और इस बार आपको फिर मैं कहना चाहता हूं आशुतोष जी, आपकी सीटें इस बार बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। जनता ने आपको नकारा है, मोदी जी को स्वीकारा है, तो यह सब कुछ जनता के हाथ में, जनता ही तय करेगी कि कौन करते मोदी जी के मुकाबले में कहीं नहीं खड़ा होता है। प्रधानमंत्री बनेगा, कौन सी सरकार, आप कांग्रेस के कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी, ये जनता तय करेगी। ठीक है, आप सभी लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। शो का समय खत्म हो गया। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया। आप सभी ने अपने अपने विचार, अपने अपने तथ्य सामने रखे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2024 तक आते आते कई ऐसी पार्टियां हैं जो बेशक ये कहती रही हैं कि हमने पूर्व में सरकार चलाई है, लेकिन आज उन पार्टियों को अपने आप में सरकार बनाने वाली परिस्थिति में नहीं देखा जाता। उनको सिर्फ सहयोगी दलों की तरह लिया जा रहा है। और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि यदि हम कोई सरकार के विरुद्ध मोर्चा बना रहे हैं, कोई हमारे साथ आना चाहे तो वो आ सकता है। लेकिन जिस तरीके से मायावती ने ट्वीट करके बीजेपी पर निशाना साधा, उसके बाद एक बार फिर से इस तरह की चर्चाएं की जा रही हैं कि क्या सपा और बसपा के बीच में 2024 के लिहाज से फिर कोई बात नए सिरे से शुरू हो सकती है। बहरहाल अभी वक्त है, चर्चाएं होती रहेंगी, समीकरण बनते रहेंगे और हमारी नजर भी बनी रहेगी। महाबहस में फिलहाल इतना ही।